आपने देखा है यहां पे कि इसमें पहला मंचन होने जा रहा है भारत की कला जगत की एक प्रख्यात अदाकार और आपकी सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी। वे मंच पर आई है, मैं उनका आभारी हूं कि वह अपनी पूरी साज सज्जा के साथ ही यहां पर मंच पर आ गए, अन्यथा वो कार्यक्रमों में आती। और आप ब्रजवासी इस बात के लिए सौभाग्यशाली हैं कि उनके मंचन के लिए, उनकी फिल्मों को देखने के लिए आप पहले यहां से आगरा और पता नहीं कहां कहां जाते रहे होंगे। आज वे यहां पे फ्री में मंचन के माध्यम से कला के महत्व के बारे में आपको बता रही है, उसके प्रति समर्पण का भाव, यहां के विकास के प्रति उनका समर्पण का भाव। क्योंकि मुझे याद है जब वह पहली बार यहां से सांसद बनी, मैं भौचक था, मैं संसद में भी सांसद था तब। सबसे पहला मुद्दा हेमा जी ने उठाया था संसद में। उन्होंने कहा था, क्या यमुना मैया को शुद्ध होने का अधिकार नहीं है? तो देश की संसद में उन्होंने मुद्दा उठाया। विकास के लिए यहां के 84 कोसी परिक्रमा को बनना चाहिए। वह यहां ब्रज क्षेत्र के भौतिक और आध्यात्मिक उन्नयन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहां के विकास के कार्यों में एक सकारात्मक योगदान, और वह लगातार आगे बढ़ा। आंतरिक साज सज्जा के लिए एक सकारात्मक योगदान। यहां के विधायक पंडित श्रीकांत शर्मा जी ने यहां की आंतरिक व्यवस्था को, यहां के मान्य जनप्रतिनिधियों ने किस रूप में यह मथुरा वृंदावन नगर निगम बनना चाहिए, फिर तीर्थ क्षेत्र घोषित होने चाहिए, फिर यहां की मर्यादा और यहां की आध्यात्मिक परंपरा के अनुसार हम उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकें। आज ये धीरे धीरे मूर्त रूप लेता जा रहा है। और आज यहीं पर ही प्रख्यात भजन गायिका सुश्री पद्मिनी कोल्हापुरी के एक एल्बम को भी यहाँ पे शुभारंभ करने का अवसर इस 5 जन्य प्रेक्षागृह में मिला है। मैं उनको, पद्मिनी जी को भी, उनकी पूरी टीम को भी इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, आज 1037 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का यहाँ पे लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है। इन लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रमों के साथ ही यहां पर हम लोग इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एक एक चीज आपको यहां की विरासत के साथ जुड़ करके देखने को मिल रही है। और कितना भव्य प्रेक्षागृह आपको मिल गया है। आपके कार्यक्रम यहां पे हो पाएंगे, हर प्रकार के आयोजन यहां पर हो पाएंगे। शहीद लक्ष्मण स्मारक भवन, यह भारत की विरासत के प्रति सम्मान का भाव, भारत की स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, भारत के जवानों के प्रति श्रद्धा का भाव व्यक्त करने का एक मंच है। कुसुम सरोवर, इसे भी यहां पर आज पुनरुद्धार करके लाइट एंड साउंड कार्यक्रम के साथ इसको जोड़ने का काम, श्री राधा रानी मंदिर में बरसाना में अब रोपवे भी आज प्रारंभ हो गया है। हमें हमारे बुजुर्ग संत जो पहले पैदल ही चढ़ जाते थे, मैं आज पूज्य फुलडोल जी महाराज को देख रहा था। इस उम्र में भी मैं सचमुच उनका सम्मान करूंगा, उनको नमन करूंगा। इस उम्र में भी उनके मन में इच्छा शक्ति वही जज्बा। ठीक है, शरीर का उम्र के साथ ये भौतिक काया है, वह अपना एक समय तक साथ देता है, लेकिन जज्बा है। एक समय था संत पूरी परिक्रमा करते थे, कई बार वहां जाते थे, लेकिन समय के अनुरूप उस प्रकार की सुविधा देना यह स्थानीय प्रशासन और शासन की जिम्मेदारी बनती है। और आज पीपीपी मोड पर यह सुविधा बरसाना के लिए उपलब्ध हो चुकी है। यहां पर भी सुविधाएं होनी चाहिए। और मुझे लगता है विरासत के संरक्षण, उसकी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुए उसको विकास की
एक नए कलेवर के रूप में हमें प्रस्तुत करना, यह आज की आवश्यकता है। इसके साथ ही यहाँ पे गोवर्धन की तहसील भवन का भी लोकार्पण हो रहा है। वहां के माननीय विधायक जी को मैं हृदय से इसके लिए बधाई देता हूं। अन्य विकास से जुड़े हुए तमाम कार्य आज यहाँ पर हम लोग आज यहाँ पे आज उसका लोकार्पण कर रहे हैं, और विकास की भी तमाम योजनाओं का, जिसमें गोकुल बैराज की अपस्ट्रीम में, जहां पर हम सब की आस्था और मान्यता है कि वासुदेव जी ने भगवान कृष्ण को गोकुल तक पहुंचाने का काम वहीं पे यमुना जी को पार किया था, वहीं वासुदेव वाटिका का निर्माण भी हम लोग करने जा रहे हैं। और बड़ी यानी लगभग 45 करोड़ रुपए की लागत से उसकी एक बड़ी योजना हम लोगों ने तैयार की है, उसको आगे बढ़ाने के लिए। एक पर्यटन जन सुविधा केंद्र बरसाना के लिए भी आज यहाँ पे स्वीकृत हुआ है। इसी प्रकार से और भी अन्य विकास की योजनाओं को लेकर के आज यहाँ पे कार्य प्रारंभ होने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, आज हम सब जब यहां पर आए हैं, मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि ये जो डबल इंजन की सरकार है, ये आपकी आस्था का सम्मान करते हुए आपको विकास के पथ पर आगे बढ़ाना चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो हम सबके सामने एक लक्ष्य तय किया है, 2047 तक भारत को विकसित भारत के रूप में स्थापित करना। लेकिन केवल विकसित भारत नहीं होगा, उसमें विरासत भी होगा और विकास भी होगा, दोनों का समन्वय होगा। गुलामी के अंशों को हमें सर्वथा समाप्त करना है, और गुलामी के अंशों को समाप्त करते हुए हमें एक ऐसे नए भारत का, जो अपने विरासत पर भी गौरव की अनुभूति करता हो, विकास को उसके साथ जोड़ करके नए कलेवर के रूप में स्थापित करता हो। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी इसी बात का संदेश हम सबको देता है। हमें वर्तमान की इन चुनौतियों को समझना पड़ेगा जो हम सबके सामने है, भारत के सामने है, सनातन धर्म के सामने। याद रखना, जो चुनौती सनातन धर्म के सामने है वही भारत की चुनौती है, और जो भारत की चुनौती है वही सनातन धर्म की चुनौती है। दोनों एक दूसरे से अपने आप को अलग नहीं कर सकते, कोई एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। और मैं तो आज पूज्य संतों का आह्वान करूंगा, इस समय है उनको स्वयं आगे आकर के पूरे समाज को एकजुट करने के सावधान के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। याद करिए, अगर हमने तनिक भी भूल की, ये समाज फिर से बटा, और जो साजिशें हो रही हैं अगर वे सफल हुई, तो बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हो रहा है, हिंदुओं पर जो यातनाएं ढाई जा रही हैं, आप देख रहे होंगे किस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। हमारा मठ, हमारा मंदिर, हमारी उपासना विधि, हमारा शास्त्र, हमारे दर्शन, हमारी साधना पद्धति तभी संरक्षित हो पाएगी, तभी सुरक्षित हो पाएगी जब ये सनातन धर्म है और ये देश सुरक्षित है और बृहद हिंदू समाज सुरक्षित है। हमें इसके लिए कार्य करना होगा, लगातार कार्य करना होगा, प्रयास करना होगा, एक एक को जोड़ना पड़ेगा, एक एक को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। विभाजनकारी उन ताकतों को बेनकाब करना होगा जो केवल अपना उल्लू सीधा करने के लिए समाज को बांटना चाहती है, तमाम वादों के आधार पर बांटना चाहती है। उनके लिए राष्ट्र की कीमत पर राजनीति उनके लिए अभिष्ट हो गई, लेकिन हमारे लिए राष्ट्र सर्वप्रथम है। राष्ट्र की कीमत पर कोई राजनीति नहीं हो सकती। हमें चुनना होगा, पहले राष्ट्र को चुनेंगे, उसके लिए किसी भी प्रकार के बलिदान देने के लिए तैयार होंगे, लेकिन उसकी कीमत पर कोई राजनीति स्वीकार्य नहीं है। लेकिन आज जिस प्रकार के दृश्य दिखाई दे रहे हैं, जिस प्रकार की बातें हो रही हैं, जिस प्रकार की चीजें चल रही हैं, आपने देखा होगा इन सब के मुंह बंद है बांग्लादेश की घटना पर। कोई बोलना नहीं चाहता क्योंकि उन्हें भय है, अगर वो बोलेंगे तो उनके वोट बैंक खिसकते हुए दिखाई देंगे।
उनके पैरों के नीचे की जमीन जिस पर वे लोग खड़े हैं, वे अंगारे उनको ही जलाते हुए दिखाई दे रहे होंगे और इसलिए वे मौन हैं, बोल नहीं सकते। जो लोग दुनिया के अंदर अन्य मुद्दों पर बोलते हैं, मुखर होकर के बोलते हैं, उनको फिलिस्तीन दिखाई देता है लेकिन बांग्लादेश नहीं दिखाई देता। उनको दुनिया के अंदर अन्य जगह दिखाई देती है लेकिन बांग्लादेश नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहां मंदिर तोड़े जा रहे हैं और हिंदू मारा जा रहा है, संतों पर अत्याचार हो रहा है। और इसीलिए हम सबको वर्तमान की इन चुनौतियों को देखना पड़ेगा। याद करना, 1947 के पहले बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा था। हमें यह नहीं भूलना चाहिए। और 1971 में बांग्लादेश को बचाने में हमारे सैनिकों ने भी बलिदान दिया था। हजारों सैनिकों ने बलिदान दिया था। पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। पाकिस्तान के 95,000 से अधिक सैनिकों को भारत के बहादुर जवानों के सामने समर्पण करना पड़ा था। और विश्व के इतिहास में किसी भी सेना की सबसे बड़ी विजय थी जो 1971 में भारत की सेना ने करके दिखाया था। इसलिए हम सबको वर्तमान में अपने आप को उसके लिए तैयार करना होगा, देखना होगा। यह देश रहना चाहिए, सनातन धर्म हर हाल में रहना चाहिए, हमारी विरासत का हर हाल में संरक्षण होना चाहिए। और उसी विरासत के संरक्षण की दिशा से ये विकास के कार्य उसके साथ जोड़े जा रहे हैं।